हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो 2011 के पेपर से रिलेटेड है। उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये हमारे लिए सभी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें मालूम है कि इनसे हमें क्या मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं। उससे हमें हमारी एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ है, मतलब पाठ्यक्रम किसे कहते हैं हम, कैरिकुलम क्या होता है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में। तो इस वाले क्वेश्चन को समझने से पहले चलो पहले एक हम चलते हैं इस वाली स्लाइड पर। ये क्या है, इसमें आपको अंतर दिया गया है क्योंकि कई बार क्या होता है सिर्फ आपसे यही नहीं पूछेगा कि बताइए कि ये क्या मतलब आपका कैरिकुलम क्या होता है, आपसे ये भी पूछ सकता है आपका सिलेबस क्या होता है। तो इसका अंतर भी हम फटाफट देखेंगे और इसका मीनिंग भी समझेंगे। पाठ्यक्रम समग्र सामग्री है जो एक शैक्षिक प्रणाली में पढ़ाया जाता है। ये क्या है, जैसे ही आप एक स्कूल में प्रवेश करते हो, आपकी असेंबली कैसे हो रही है, आपके इंटरवल में आप क्या लेकर आ रहे हो, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम कितनी सारी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। बच्चों सब कुछ जितनी भी एक्टिविटीज़ एक स्कूल में होती है वो क्या है, आपका पाठ्यक्रम है। सब कुछ आपका पाठ्यक्रम में आ जाएगा। और यदि हम शॉर्ट में बात करें तो सिलेबस क्या है, सिलेबस वो अवधारणा है, वो कॉन्सेप्ट है, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम एक फर्स्ट क्लास के बच्चे के में हम सेट करते हैं कि जब मान लो कि ईवीएस के सेकंड क्लास में यदि कोई बच्चा है तो उसको ईवीएस में ये चीज़ें पता होना चाहिए। उसके बौद्धिक स्तर के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में हम उसके सर्वांगीण विकास के लिए देखते हैं। हम इसमें क्या देखते हैं, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए देखते हैं, लेकिन इसमें हम उसके बौद्धिक विकास को देखते हैं। किसमें, सिलेबस में हम उसका बौद्धिक विकास देखेंगे और इसमें हम सर्वांगीण विकास देखेंगे। और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी किस में होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। तो फटाफट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कैरिकुलम क्या होगा, तो सबसे पहले तो खुद ही बता दोगे अब आप, इसका आंसर बहुत ईजी हो गया है। ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन ए डे टू डे बेसिस, स्कूल का समग्र कार्यक्रम जिसका छात्र प्रतिदिन अनुभव करते हैं। स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है वो सब क्या है, वो सब है उसका पाठ्यक्रम या फिर कैरिकुलम। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। एट द लोअर क्लासेस प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, हमें मालूम है कि आजकल सब स्कूल्स में हो रहा है। पहले तो ये उसमें ज़्यादा होता था प्राइवेट स्कूल में, लेकिन अब जो है हमारे जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो भी ये ध्यान देते हैं कि बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाओ जिससे वो अपनी फटाफट एक्टिविटीज़ कर पाए, है ना। एक्टिविटीज़ के उन्हें पढ़ाओ। तो ऐसा क्यों है, क्यों हम ये बोलते हैं कि बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाना चाहिए, उनकी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों का सिद्धांत पे आधारित है। तो ये पद्धति आधारित किस पे है, उनकी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों पे आधारित है, शिक्षण के तरीकों का सिद्धांत पर आधारित है, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, या शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा थर्ड वाला। क्यों होगा, क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी क्या कह रही है, हर एक बच्चा यूनिक है, वो किस तरीके से सीख रहा है, उसके सीखने के अपने तरीके होते हैं, अपना पेस होता है। कुछ बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं और कुछ बच्चे आराम से सीखते हैं। वो हर एक बच्चा जो है अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करता है, कुछ अकेले रह के, कुछ साथ में खेल के। तो ये क्या होते हैं, ये जो हमारे प्लेवे मेथड्स होते हैं ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे आधारित होते हैं। जैसे कि आप यहाँ जल्दी से देख लेते हैं, हमने एक पिक्चर लगाई है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये बच्चा क्या है, ये बच्चा अनऑक्यूपाइड है। अनऑक्यूपाइड का यहाँ पे क्या मतलब है कि बच्चा कुछ भी रैंडम मूवमेंट करेगा, उसे खुद नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ, बस कुछ भी करेगा। उसके बाद बच्चा क्या है, सॉलिटरी, खुद से अकेला खेल के सीखा। आपने देखा होगा बच्चे खुद से बातें करते हैं और अपने अपने गेम्स के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, खुद से सीख रहा है, खुद से खेल रहा है और अपनी समझ बना रहा है। ऑन लुकर नाम से ही पता चल रहा है, लुक, वो बच्चा देख के चीज़ों को देख रहा है कि अच्छा वो ऐसे कर रहा है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। पैरेलल, यहाँ पे बच्चा जो है एक दूसरे को देख जरूर रहे हैं लेकिन अपने अपने में व्यस्त है, अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हैं।
उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही है, बस हाँ अच्छा वो कर रहा है मैं भी ये कर लेता हूँ, बस इस तरीके की बात हो रही है। एसोसिएट में क्या होता है, बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछने लगता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये क्या है, लाओ मुझे भी दे दो। और कोऑपरेटिव में क्या होता है, कोऑपरेटिव मतलब साथ में करना, जहां बच्चे एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ एक अच्छा ही अंडरस्टैंडिंग के साथ खेल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमने इसके टाइप्स भी डिस्कस कर लिए बहुत शॉर्ट में, क्योंकि हमें नहीं मालूम एग्जामिनर अब पेपर में क्या पूछेगा। द यंग चाइल्ड रेस्पॉन्ड टू न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पॉन्ड मेड बाय हिम और हर इन अ सिमिलर सिचुएशन एज द पास इट इज रिलेटेड टू। बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन अब भर भर के आते हैं, आपको सिचुएशन बेस दे दिया जाएगा और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसमें क्या एक छोटा सा बच्चा है जो एक नई स्थिति में अपने द्वारा पूर्व की तरह स्थिति में की गई प्रतिक्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। मतलब वो एक नई सिचुएशन में है लेकिन वो वहां पे रिएक्ट कैसे कर रहा है, वो उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है जैसे कि वो पहले कभी उसी तरीके की सिचुएशन में कर चुका है। इसको पहले हम समझते हैं स्लाइड के थ्रू, उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। देखो यहाँ पे एक मैंने पिक्चर्स लगाई हैं। एक बच्चा है, जैसे बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत होती है, सामने मम्मी ने क्या रखा है, उसके अंदर क्या है, वो कैसे चलता है, तो उनको आदत होती है सब कुछ छूने की और मुंह में डालने की। उसी तरीके से ये बच्चे गए, शैतान बच्चा जाकर मम्मी का एक गरम गरम पैन पकड़ लिया। क्या होगा, हाथ जल जाएगा, डर जाएगा कि भाई, और मम्मी से डांट पड़ेगी और फिर मम्मी ऑइंटमेंट लगाएगी तो उसे पता चल जाएगा कि मेरे को कितनी जलन हुई, मेरे को कितना दर्द हुआ। नेक्स्ट टाइम जब वो इस पैन को देखेगा तो वो समझ जाएगा, बेशक इस वक्त वो ठंडा पैन हो, बेशक इस वक्त वो गर्म नहीं हो, लेकिन वो अब भी डरेगा कि नहीं भाई मैंने पिछली बार किया था तो मेरे को चोट लग गई। तो उसने क्या किया, उसने अपनी पूर्व अवस्था से सीखा कि ये चीज़ करूँगा तो मुझे पेनफुल होगी। या फिर कोई बच्चा वो टॉय से खेला, उस टॉय में उसने अलग अलग तरीके की लाइट्स देखी या अलग अलग तरीके की साउंड सुनी, तो अगली बार भी जब वो टॉय देखेगा तो उसे मालूम है कि अब इसमें से साउंड आएंगी या अब इसमें से लाइट आएगी। तो वो क्या सीख रहा है, वो पुरानी स्थिति को नई स्थिति से रिलेट करके सीख रहा है। इट मीन्स बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारा है लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग। यहाँ पे बच्चे ने अपनी समझ बनाई और खुद से चीज़ें सीखी। तो ये क्या है, हमारा सीख रहा है बच्चा पुरानी स्थिति से नई स्थिति में। अब है हमारा डिसलेक्सिया। देखो एक तो क्या होता है, आपने सुना होगा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, इस पर मैं एक आपके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार ज़रूर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो डिसलेक्सिया क्या है, एक लर्निंग LD है, मतलब एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। कुछ बच्चों में क्या होता है, बच्चों सीखने में उनकी कुछ परेशानी रहती है, वो अच्छी तरीके से सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उन्हें हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। ये यदि आप इस तरीके के बच्चों पे काम करो तो इसको थोड़ा कम या क्योर किया जा सकता है। और अब हम यहाँ पे एक लर्निंग डिसेबिलिटी की जिसकी बात कर रहे हैं वो है डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया का सबसे बढ़िया जो हम एग्जाम्पल देखते हैं वो देखते हैं तारे ज़मीन पर मूवी पे। ये ईशांत अवस्थी बच्चा होता है, इसमें डिसलेक्सिया देखा जाता है। और जब इसकी मैम पूछती हैं कि रीड आउट योर बुक, रीड करो अपनी बुक को, तो ये क्या बोलता है, अल्फाबेट्स आर डांसिंग। कि आप इधर पिक्चर में देख सकते हो अल्फाबेट्स आर डांसिंग, मतलब बच्चे को पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है, उसको B जो है D दिखाई देता है, T ऐसे दिखाई देता है, इस तरीके के शब्द उसे दिखाई देते हैं और वो समझ नहीं पाता वो क्या लिखा है और वो नहीं पढ़ पाता। तो डिसलेक्सिया किससे एसोसिएटेड है, रीडिंग डिसऑर्डर से एसोसिएटेड है, पढ़ना विकार है, पढ़ नहीं पाता बच्चा, समझ नहीं पाता। इसमें आप हमेशा तारे ज़मी के इसको याद रखें डिसलेक्सिया में। यहाँ पे हम थोड़ी सी और देख लेते हैं जल्दी से। देखो डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया में क्या है, कैलकुलेशन की बात आ रही है। इस वर्ड से आप इसको याद रख सकते हो, बच्चे को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता। ग्राफिया, ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं कुछ या ऐसे बनाते हैं, मतलब इसमें बच्चे को लिखने से संबंधित परेशानी होगी, वो लिख नहीं पाएगा। डिसलेक्सिया हम बता ही चुके हैं। विजुअल, विजुअल मतलब उसको देखने से संबंधित प्रॉब्लम होगी।
ऑडिटरी में उसको सुनने से संबंधित होगी। ये आप यदि नाम देखोगे ना तब भी आपको समझ में आ जाएगा। और डिस्प्रैक्सिया में क्या हो रहा है, उस बच्चे को कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी। अब भाई बच्चे आपको मालूम है स्पेशल नीड के होते हैं। कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको देखने में प्रॉब्लम हो, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको सुनने में प्रॉब्लम हो। तो इस तरीके के बच्चों को क्या करना चाहिए, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, विशेष विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। देखो बच्चों, आज जो हमारी समावेशी शिक्षा जो हमसे बोलती है, हमारी समावेशी शिक्षा ये कहती है कि हर एक बच्चे को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने का हक है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई ये बच्चा देख नहीं सकता, ये बच्चा सुन नहीं सकता, इसको आप विशेष विद्यालयों में या स्पेशल स्कूल में भेजो। नहीं, हर एक बच्चा उसी एनवायरनमेंट में पढ़ने का अधिकारी है, ये हमारा लॉ भी बोलता है। और इसी के अंतर्गत आप क्या कहेंगे कि ये बच्चा जो है सामान्य बच्चों के साथ या नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेगा, लेकिन कुछ परिवर्तन करके मतलब उसके लिए आप कुछ व्यवस्थाएं करेंगे। यदि कोई बच्चा देख नहीं सकता तो उसको आप आगे बिठाओ, ठीक है, उसके लिए ऑडियो के आप व्यवस्था करो कि वो बच्चा सुन सके, अच्छे से समझ सके, उसको रियल एक्सपीरियंसेस दो। मान लो बच्चा देख नहीं सकता, आपको उसे बॉल पढ़ाना है तो बॉल उसके हाथ में दो, तब उसे पता चलेगा अच्छा ये राउंड राउंड है, गोल गोल हो रही है। इस तरीके से बच्चा पढ़ेगा। यहाँ ये देखो, ये बच्चा जो है चल नहीं सकता लेकिन नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा है, इसमें क्या होगा, यहाँ उसके बिल्डिंग में आपको इस तरीके के चेंजेस करने पड़ेंगे कि वो बच्चा खुद जो है व्हील चेयर की प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे ताकि वो आराम से आ सके। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको करनी पड़ेगी। यहाँ मैम क्या कर रही है, हो सकता है इनमें से कोई बच्चा जो है सुन नहीं सकता हो, तो यहाँ मैम उसको क्या कर रही है, विजुअल एड्स दिखा रही है, पिक्चर्स दिखा रही है, वीडियोस दिखा रही हैं, ताकि बच्चे की अलग अंडरस्टैंडिंग बने। लेकिन किसी भी हाल में आप बच्चे को अलग नहीं करोगे, स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाओगे, लेकिन आपको वहीं उसकी व्यवस्था करनी होगी। टू मेक असेसमेंट अ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट। भाई आपको स्कूल में जाना है, स्कूल में आपको क्या करना है, बच्चों के लिए असेसमेंट करना है कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा। पहले तो क्या होता था, बस नंबर दे दो छुट्टी, लेकिन आज क्या करना है, आज एक टीचर का क्या कर्तव्य है, उसको किस तरीके का आकलन करना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए बच्चों का, उसको किस तरीके का करना चाहिए, शैक्षिक और सह शैक्षिक सीमाओं के पार छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब यहाँ बच्चों को क्या करना चाहिए, वो क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख पा रहा, अच्छा ये चीज़ नहीं सीख पा रहा तो हम उसके लिए क्या हम टीचिंग मेथड बदल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। आज हमें लेबल नहीं करना है बच्चों को, जैसे इसमें लिखा है विभिन्न छात्रों से तुलना, बिल्कुल भी नहीं। हर एक बच्चा अपने में यूनिक है, उसकी अलग क्वालिटीज़ हैं, उस बच्चे की अलग क्वालिटी, कभी तुलना नहीं करनी। छात्रों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी के रूप में लेबल करना बिल्कुल नहीं, ये भी एक निगेटिव सेंटेंस है। हमें बच्चे को लेबल नहीं करना कि तुम 10 मार्क्स ला रहे हो, 8 मार्क्स ला रहे हो। कौन सा बच्चा किस टाइम पे क्या कर जाए कुछ नहीं मालूम। हमें क्या करना है, हमें उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसके सर्वांगीण विकास के बारे में ध्यान रखना है और ट्राई करना है कि वो चीज़ों को समझ पाए, उसको नॉलेज हो पाए। और यदि उसको वो नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्टेड करेंगे और एक टीचर फिर अपने प्रयासों को चेंज करेगी। ठीक है, क्या करेगी, चेंज करेगी कि भाई मैं ये टीचिंग यूज़ कर रही हूँ, अब ये नहीं, अब ये वाली मेथड यूज़ करके देखती हूँ, ये मेथड इस बच्चे के साथ उपयोगी रहेगा। डैश इज नॉट कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। मतलब एक गिफ्टेड, एक ऐसा बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसका कौन सा संकेत नहीं है, उसमें क्या नहीं मिलेगा, क्रिएटिव आइडियाज, रचनात्मक विचार। हाँ, ऐसे बच्चों का ये तो गुण है कि उनमें क्या होते हैं, डिफरेंट तरीके के विचार आते हैं। ओ हम इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। अभिव्यक्ति में नवीनता, एक वो रटा हुआ आंसर नहीं देता कि बुक में जो लिखा है बस वो दे दिया, वो अपने हिसाब से आंसर देता है।
कि मैं ये चीज़ सोचता हूँ, ये चीज़ ऐसे अच्छी है लेकिन ऐसे भी और हो सकती है। क्यूरियोसिटी, उसमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है, आपने देखा होगा ऐसे बच्चे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। तो ये तीनों वो हैं जो उस बच्चे में मिलेंगे, लेकिन कौन सा गुण उस बच्चे में नहीं मिलेगा? दूसरों से लड़ने का। इस तरीके के बच्चे फालतू में नहीं लड़ते। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड जो हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा, जो कि एक गिफ्टेड बच्चे में क्वालिटी नहीं होती। यहाँ पे आप ये थोड़ा सा देख सकते हो, ये वो सारे गुण होते हैं जो एक आपके गिफ्टेड बच्चे में होते हैं। वो हैप्पी रहेगा, हमेशा मोटिवेशन में रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना है, इस तरीके का वो मोटिवेटेड रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, वेल एडजस्ट होगा। उसको आप एक एनवायरनमेंट में से निकाल के दूसरे एनवायरनमेंट में डालोगे तो बहुत जल्दी क्या कर लेगा? एडजस्ट कर लेगा। क्रिएटिव होगा, इंटरेस्ट रखेगा नई नई चीज़ों में, क्वेश्चनिंग करेगा, दूसरों को भी सपोर्ट करेगा। तो इस सारे बच्चे में ये सारे गुण हमें देखने के लिए मिलते हैं। टैलेंटेड होगा, ये सारे क्या हैं? एक क्रिएटिव बच्चे के, गिफ्टेड बच्चे के गुण हैं। अब है हमारा चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड इज अ स्टेटमेंट अट्रीब्यूटेड टू। देखो, एक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हुए हैं पियाजे, उनका ही ये आंसर है। मैं आपको पहले बता दूं, इसे समझेंगे हम, और मैंने पियाजे पे एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, तो आप चाहें तो आप जाके उसे देख सकते हैं। देखो, पियाजे बोलते हैं कि बच्चे के अंदर अपनी समझ होती है और वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है, हमें उसके अंदर भरने की ज़रूरत नहीं है। जितना दिमाग हमारे अंदर है उतना ही दिमाग उसके अंदर है। वो क्या है? वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है और रचनावाद को जो है क्या करते हैं? एक रचनावाद को श्रेय देते हैं कि बच्चे के अंदर सब कुछ निर्माण करने की क्षमता है, वो सक्रिय रूप से निर्माण कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ कर रहे हो, वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ पे बेच देते हैं कि बच्चा जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेगा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। और ये बात कौन कहते हैं? पियाजे कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, घर में कृतिका हु डज नॉट टॉक मच एट होम टॉक्स अ लॉट एट स्कूल इट शोज। एक बच्ची है कृतिका जो अपने घर, स्कूल में तो बहुत बातें करती है लेकिन अपने घर में बातें नहीं करती। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न क्या है? स्कूल बच्चों को बहुत बात करने का अवसर प्रदान करता है। शिक्षा की मांग है कि बच्चे स्कूल में खूब बातें करें। भाई, ये तो कोई भी टीचर नहीं कहेगी, अपना ही सर कौन फुड़वाएगा? उसे अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा भी कोई बच्चा नहीं होगा जिसे घर ही पसंद नहीं हो, मतलब अनटिल और अनलेस कुछ बहुत ही ज़्यादा खराब हालात नहीं है। उसके विचारों को स्कूल में स्वीकार किया जाता है। हाँ जी, हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल। देखो, ये बिल्कुल सही बात है। क्या होता है बच्चों, क्या आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि कभी कभार क्या होता है, बच्चे आके हमसे कोई बात करते हैं और हम बोलते हैं यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम थोड़ी देर में आना। तो उसमें क्या किया, वो बच्चा अपनी कोई बात शेयर कर रहा है, हमसे कोई बात कहना चाह रहा है हमें, और हमने उसे बोल दिया, हमने उसे डिस्करेज कर दिया, तो क्या होगा, उसका मन उसी वक्त हट जाएगा और वो सोचेगा कि रहने देता हूँ, मम्मी बिजी है या पापा बिजी है। लेकिन जब वो स्कूल में गया और उसने अपनी कोई बात रखी और मैम ने उसको कहा हाँ आप ये बात सही कह रहे हो, वेरी गुड, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, उसको वहाँ पे और हिम्मत मिलेगी, वो दोबारा अपने विचारों को रखेगा। तो वहाँ क्या हो रहा है, बच्चों के थॉट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है कि हाँ कि जो तुम बात कह रहे हो वो भी सही है और हम तुम्हें ये नहीं कह रहे। या फिर बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं या फिर बोल देते हैं, वो भी बिजी होते हैं कि बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो, रहने दो। लेकिन बच्चों की बातें बेवकूफ़ी नहीं होती हैं, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें बोलते हैं, तो उन्हें एक्नॉलेज करना और उन्हें सही करना हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों के थॉट्स जहाँ एक्नॉलेज किए जाते हैं वो वहीं ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। अब ये क्या, एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? कि भाई एक टीचर है, उसको अपनी क्षमता को बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा मान लो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, ठीक है, और आप उसको कह रहे हो तू मैथ्स ही पढ़ता रहे, मैथ्स ही पढ़ता रहे। भाई जो उसका क्षेत्र है हम उसे वहाँ मौका दें,
उसको हम वहाँ ट्राई करें कि ठीक है बेटा पढ़ाई ज़रूरी है, इसे करना है आपको, लेकिन आपका फील्ड स्पोर्ट्स है तो जाओ अपना वहाँ पे भी ट्राई करो, वहाँ पे भी अच्छा काम करो, तो हो सकता है वो क्या से क्या करे। आजकल तो इंडिया कितना अच्छा कर रहा है ओलंपिक्स में हर जगह। तो या फिर उसका कोई आर्ट में इंटरेस्ट है, या उसका डांस में इंटरेस्ट है, या उसका सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो ये एक शिक्षक का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो बच्चों की क्षमताओं को जाने कि उस बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है और उस तरीके के लिए उसके अवसर प्रदान करे। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? शैक्षिक समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान? माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इसका आंसर है एजुकेशन साइकोलॉजी, जिस क्षेत्र से संबंधित है। देखो एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है, इसमें बच्चों की हम डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, उनको देखते हैं, उनको परखते हैं, उसमें उनका डेवलपमेंट आता है, उनको मोटिवेट करना आता है। मान लो एक बच्चा जो है बहुत लो फील कर रहा है, वो प्रयास भी कर रहा है लेकिन उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो यहाँ पे टीचर जो है उसको आप मोटिवेट करेगी कि कोई नहीं बेटा, आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो ना, इस तरीके से करके देखो, या हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे फिर देखना आप ज़रूर कर पाओगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझ में आ रहा है। अब एक बच्चा है जो सुन नहीं सकता और आप उसको आवाज़ देके कुछ कहोगे तो वो कैसे सुनेगा, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि उसको उस तरीके से समझाया जाए ताकि वो अच्छे से समझ पाए। बच्चों को एंगेज करना, जो एक्टिविटीज़ क्लास में जा रही हैं उसमें वो सब बच्चे पार्टिसिपेट करें, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी कर रहा है और हम उसको उसी तरीके के माहौल में रखेंगे ताकि बच्चा उस क्षेत्र में एक्सेल करे। इसी तरीके से ये सारी शाखाएं जो हैं टाइप्स हैं, असेसमेंट भी उसी तरीके का होना चाहिए बच्चों का। वो उनका मतलब उनका मूल्यांकन उसी तरीके से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी में आती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज मैंने थोड़ा सा आप लोगों को तेज पढ़ाया है, जानबूझ के पढ़ाया है। आपको यदि इसी तरीके से पढ़ना है तो आप मुझे बताइएगा, और पहला वाले वीडियो ज़्यादा पसंद है तो उस तरीके से बताइएगा। मैंने थोड़ा अलग ट्राई किया है ताकि आपका भी समय कम लगे और आप कम समय में अच्छी जानकारी ले पाएँ। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।